नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंद्र शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं शादाब भाई, संजय सर, अखिलेश सर और पीडी सर। आज हम बात कर रहे हैं फिर से दिल्ली चुनाव की। ट्रम्प की बात हुई थी फ्राइडे को, आज फिर से दिल्ली चुनाव की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली का मुसलमान वो किसके साथ है, क्योंकि हम जानते हैं चुनाव में इस तरह से फैक्टर्स भी होते हैं, कास्ट फैक्टर भी होते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स भी होते हैं। पिछले 2 चुनाव से हमने देखा कि जो मुस्लिम मतदाता थे वो आम आदमी पार्टी के साथ थे, लेकिन इस बार कांग्रेस भी काफ़ी जोर लगा रही है और AIMIM की भी एंट्री हो रही है कि उन्होंने 2 ही टिकट दिए हैं, लेकिन दोनों ही बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। और साथ ही अभी कांग्रेस ने एक इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि जो 2020 दिल्ली नाम की फिल्म है, जो 2020 के दिल्ली दंगों का जिसका बैकग्राउंड उस पर बनी है, वो अभी 3 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है। तो कांग्रेस ने मांग की है कि जबकि चुनाव होने वाला है 5 तारीख को, इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। तो उस पूरी सियासत पर बात करेंगे कि मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं, क्या वो किस तरफ वो करवट करेंगे, क्योंकि शादाब भाई ने भी कई बार हमारे कार्यक्रमों में टिप्पणी की है कि दिल्ली का मुसलमान वैसे तो कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा सोचता है, कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव है, लेकिन जब वोट डालने जाता है उस दिन तो वो आम आदमी पार्टी को वोट डाल के चला आता है। शादाब भाई, आपकी इस टिप्पणी से शुरू करते हैं। और क्या इसी टिप्पणी पे आप कायम हैं? आपको कुछ ग्राउंड पे आपने बहुत सारे विधानसभा कवर की है और जाहिर सी बात है आप मुस्लिम मतदाताओं से भी विशेष तौर पे बात की होगी आपने, तो इसी यही रुख कायम है या कुछ बदलाव आपको दिख रहा है इस बार? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि देखिए जो दिल्ली में जो मुस्लिम वोट है वो मोटा मोटी 13% है, जो कि अलग अलग विधानसभाओं में फैला हुआ है। देखिए 7 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम वोटर 40 से 50% हैं। इनमें सीलमपुर, मुस्तफ़ाबाद, बाबतपुर, मटिया महल, बल्ली मारान, चांदनी चौक और ओखला और ये हैं। और 5 मुस्लिम एमएलएज हमेशा जीतते हैं। उसमें सीलमपुर, मुस्तफ़ाबाद और मटिया महल, चांदनी चौक और ओखला, बल्ली मारान और चांदनी ओखला। चौक नहीं है, हाँ, चांदनी बल्ली चौक तो मारान और नहीं। ओखला, ओखला, बल्ली मारान, मटिया चांदनी चौक में महल, तो हिंदू ही एमएलए हाँ, हैं। मुस्तफ़ाबाद और सीलमपुर, ये सिख पाँच मुस्लिम एमएलए हमेशा जीतते हैं, चाहे वो किसी की सरकार आए। मतलब जब से दिल्ली विधानसभा बनी है तो ये 5 हमेशा जीते हैं। देखिए, अब आपने कहा कि वोट किसको करेगा। देखिए, इनमें जो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जगहों पे आम आदमी पार्टी ने अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। जो उन्होंने क्या किया है कि अपने मुस्लिम एमएलए का टिकट काटा है। जैसे अगर आप बात करें सीलमपुर की, उन्होंने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया। अगर आप मुस्तफ़ाबाद की बात करें तो उन्होंने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया, क्योंकि उनको दोनों ही कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं ना, दोनों बात ये कांग्रेस भी के तो टिकट पर लड़ रहे हैं। अच्छा, टिकट काटने के पीछे रीज़न ये था कि देखिए जब जो पिछले दिनों दिल्ली के दंगे हुए थे तो उसमें क्या था कि आम आदमी पार्टी के लोग कहीं गए नहीं, कहीं खड़े नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल भी नहीं आए थे। अभी मुझे कल किसी एक नेता ने बताया कि जो मैंने जिन 7 मुस्लिम विधानसभाओं का नाम लिया, अभी तक अरविंद केजरीवाल वहाँ प्रचार करने नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रचार करने पहुँचें तो हो सकता है कोई हंगामा खड़ा कर दे, या हम मुस्लिम हुजूम के बीच पहुंचे तो दूसरा वोटर हमसे ना छिटक जाए। ये अरविंद केजरीवाल के सामने दुविधा है, जिसकी बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक इन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि 7 विधानसभा में नहीं आया। अगर मैं कहीं गलत हूं तो कोई लेकिन मुझे वो करेक्ट तथ्यात्मक रूप करेगा। से एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ, दूसरी पार्टी के हाँ। नेता के बयान पे हम नहीं, इस तरह से नहीं बोलना गए। ठीक नहीं होगा। मैं उसको चेक कर रहा था, नहीं गए अभी तक जो है इन 7 मुस्लिम बहुल विधानसभा में अरविंद केजरीवाल तो सारी विधानसभा में जाएंगे जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं गए। अभी तो मैं उसको कोई सवाल नहीं उनके ऊपर खड़े कर रहा हूँ, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि अभी तक नहीं गए, वो जाएंगे। देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो देखिए मुस्लिम जो विधानसभाएं हैं उसमें आमतौर पे जो मुस्लिम वोटर है वो कामकाजी वोटर है। देखिए, आप अगर मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे प्रदर्शन जी, तो आपको क्या घनी बस्तियां दिखेंगी। हम लोगों ने कुछ स्टोरीज भी की, आपने उसको लिखा भी था कि आपको पतली गलियां दिखेंगी, घनी बस्ती दिखेगी, आपको वहाँ पे सीवर की और पानी की समस्या दिखेगी, और उसके बाद जो है आपको फैक्ट्रीज़ दिखेंगी जहाँ पे लेबर्स काम करते रहते हैं। तो इस तरह से मुस्लिम एक आबादी है, उसका एक अपना मिजाज है कि घनी बस्ती दिखेगी, भीड़ भाड़ दिखेगी, रात में आपको चहल पहल दिखेगी। 12 बजे 1 बजे रात तक वहाँ पे दुकानें खुली रहती हैं आमतौर पे मुस्लिम इलाकों में। तो वही है जो मैं कह रहा था कि भाई देखिए, जो अरविंद केजरीवाल से नाराज़गी है, नाराज़गी की 2 वजह मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। एक तो ये था कि वो उनको लगता है कि जब CAA NRC का आंदोलन था तो अरविंद केजरीवाल कहीं सामने नहीं आए। उन्होंने ये तक कहा कि इसको बंद कराओ आंदोलन को, और इसकी ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब दंगे हुए, जिस टाइम वो मुख्यमंत्री थे, वो कहीं गए नहीं। उनकी जो भी मजबूरियां रही हों, उन्होंने पीछे से कोशिश ज़रूर की होगी। मैं ये नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल चाहते होंगे कि ये दंगे ना रुके। वो मुख्यमंत्री थे, संवैधानिक पद पे थे, उन्होंने ज़रूर कोशिश की होगी, लेकिन वो मरहम लगाने नहीं कहीं गए, ये कहा जाता है। दंगे को तो हालांकि हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है कि इसको, ये तो एक मानवता पे कलंक है। चाहे हिंदू की मौत हो या मुसलमान की मौत हो, इंसान मरता है, तो दंगे तो अच्छी बात नहीं होते हैं। लेकिन वो गए नहीं उन इलाकों में, तो एक नाराज़गी है। लेकिन वही बात है कि जो है
जो मुस्लिम वोटर है वो भाजपा को देख रहा है कि भाजपा को कौन हरा सकता है, तो उसको दिखता है कि भाई अरविंद केजरीवाल के साथ क्या है, जो बाकी वोटर्स भी हैं, कांग्रेस के साथ बाकी वोटर्स नहीं हैं, तो वो कांग्रेस वो AIMIM ने इस बार 2 जगह कैंडिडेट अच्छे दिए हैं। जैसे उन्होंने इस बार जो दंगों में जो अभियुक्त थे, उन्होंने 2 अभियुक्त को टिकट दे दिया है। एक उन्होंने मुस्तफ़ाबाद से दिया है, ताहिर हुसैन लड़ रहे हैं, और एक बार उन्होंने इस बार ओखला से एक टिकट दिया है, शिफाउर रहमान। ये दोनों जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले असद ओवैसी ओखला में गए थे, वो गली गली घूम रहे थे, लोगों ने ऊपर से फूल बरसाए। वो 2 कैंडिडेट MIM के जो है वो आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ रहे हैं। और बाकी इन 5 जगहों पे जैसा मैंने आपको कहा कि बाबतपुर से जो गोपाल राय इनके मंत्री भी हैं, वहाँ तो 50% मुस्लिम वोट है, लेकिन मुसलमान गोपाल राय को दे देता है वहाँ पे, उनको लगता है कि चलो ये अच्छे व्यक्ति हैं। मटिया महल में जो है वो शोएब इकबाल का दबदबा है, वो जीत रहे हैं, बेटे को दिया है। बल्ली मारान से इमरान हुसैन है जो कि इनके मंत्री हैं। चांदनी चौक से JP अग्रवाल के बेटे लड़ रहे हैं। देखिए JP अग्रवाल का बड़ा क्रेज़ है उस इलाके में, कांग्रेस से, और मुस्लिम वोट करते हैं JP अग्रवाल या उनकी फैमिली को, उनको कोई इतराज़ नहीं है। यहाँ भी 50% के तकरीबन मुसलमान वोटर है। और ओखला में तो अमानतुल्लाह खां हैं, जिनको पूरा देश जानता है कि क्या करते हैं वो। तो कुल मिलाकर यही समीकरण जो है मुस्लिम वोटों का है कि वो लास्ट में जाके आम आदमी पार्टी को ही वोट देगा, ऐसा मुझे लगता है। PD सर, केजरीवाल साहब के बारे में चीज़ मशहूर है कि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं आज की पॉलिटिक्स के हिसाब से। कांग्रेस कई बार लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ये समझने में भूल करती है, केजरीवाल तुरंत ही माहौल देख करके अपनी चीज़ों को बदलाव करते हैं। अगर उनको लगा कि मिडिल क्लास थोड़ा नाराज़ है तो उन्होंने एक दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और कहे कि मिडिल क्लास के लिए हम मैनिफेस्टो जारी करेंगे। हालांकि उनकी मांगे केंद्र सरकार से ही ज़्यादा थी, अपनी तरफ से कुछ ऐसा अलग से कोई ऐलान नहीं किया उन्होंने। हाँ, जो राहत है वो गिनाई कि हम ये ऑलरेडी कर रहे हैं। फिर एक चीज़ वो समझ गए कि पिछले कई सालों से एक जो हिंदू उभार है, इस बात को वो समझते हैं बखूबी, तो वो अपने आप को ज़्यादा प्रोएक्टिव प्रैक्टिशनर हिंदू के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं। कई सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं, मीडिया भी उसको अच्छा कवर करता है, बार बार हनुमान मंदिर जाते हैं, वो सारी चीज़ें। और जैसा कि उन्होंने बताया कि भी नॉर्थ ईस्ट राइट्स जो दिल्ली के थे उस समय वो मरहम के नाम पर भी नहीं किए, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद उससे पोलराइजेशन होगा, हमें घाटा होगा। अंदर अंदर वो जानते हैं कि मुसलमान कहाँ जाएगा, आएगा हमारे पास ही। तो इस पूरे मामले पे, और वैसे यही मुस्लिम कम्युनिटी पहले कांग्रेस को वोट दिया करती थी, आज वही कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के टिकट पर खड़े होते हैं और MLA चुने जाते हैं। सब बहुत सारे आम आदमी पार्टी के तो कम से कम 15 जो प्रत्याशी हैं वो पिछली बार कहीं और या उसके पिछली बार कहीं और प्रत्याशी थे। तो केजरीवाल की पॉलिटिक्स पे और मुस्लिम मतदाताओं के पास क्या विकल्प हैं, इस पे आपकी टिप्पणी। देखिए, केजरीवाल की पॉलिटिक्स तो सब समझ रहे हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स को किसी एक खांचे में रख के देखते नहीं हैं। जब मुझे वोट देना तय करना होता है तो जो कांशीराम कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन के बारे में कहा करते थे कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, हमको दोनों में किसी एक से को चुनना है, और कभी उन्होंने अपने सांपनाथ और कभी अपने नागनाथ की मदद से बसपा को मजबूत किया। मुस्लिम वोट असल में बड़ा संवेदनशील मामला है हिंदुस्तान में, क्योंकि जो पिछले 200 साल का इतिहास है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो एक तरह का अलगाव पैदा करती, जिसमें विभाजन सबसे भयानक था। 1857 को आप याद कर सकते हैं, विभाजन को याद कर सकते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें पलट गई हमेशा हमेशा के लिए। उसकी आखिरी कड़ी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का अब निर्माण है, बाबरी मस्जिद का ध्वंस और राम जन्मभूमि का निर्माण है। तो मुस्लिम आबादी के भीतर जो ये पहचान का जो एक संकट पैदा हुआ है, उस संकट के लिए वो बीजेपी को जवाबदेह मानती है। तो अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मुस्लिम मतलब कोई इकाई बिल्कुल ऐसी ठोस आइसोलेटेड इकाई नहीं होती कि सारे के सारे वोट एक तरफ चले जाएं, लेकिन जिसको स्ट्रेटेजिक वोटिंग बोलते हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय जरूर देखता है कि मतलब कौन किसको हरा सकता है, कौन बीजेपी को हरा सकता है। और कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार हो रही हो। इसके पहले कांग्रेस को हराने के लिए गैर कांग्रेसवाद का नारा बाकायदा लोहिया ने दिया था, कहा था कि कांग्रेस को हराने के लिए मैं शैतान से हाथ मिला सकता हूँ। तो जो कल का गैर कांग्रेसवाद था, आज का गैर बीजेपीवाद है। और मुस्लिम वोटों के कंटेक्स्ट में भी ये सच है कि मुसलमानों की बड़ी आबादी ये देखती है कि कौन बीजेपी को आज की तारीख में हरा सकता है। कई बार चुनना मुश्किल होता है। यूपी में बसपा
और सपा दोनों हैं तो कौन हरा पाएगा कहना मुश्किल है। दिल्ली में कई सीटों पे आप और कांग्रेस के बीच की चैलेंज होगा। तो लेकिन कुल मिला के अभी जो तस्वीर दिख रही है उसमें ये समझ में आता है कि आपका कमज़ोर पड़ना बीजेपी को मजबूत करेगा और दिल्ली का मुसलमान या कहीं का भी जो बड़ी आबादी, मुस्लिम बड़ी आबादी है, वो बीजेपी के सारे हैंडशेक के बावजूद, मतलब उसको मालूम है कि इसका डीएनए क्या है, उसको मालूम है कि आरएसएस क्यों पैदा हुआ है, उसको मालूम है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की स्मृति क्या है, उसको बहुत सारे दंगे मालूम हैं, याद हैं। तो वो बीजेपी को हराने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट देना चाहेगा। और अभी जो सिचुएशन दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल कमज़ोर पड़ रहे हों, तो वो केजरीवाल को वोट देगा, मुझे लगता है। अखिलेश सर, योगी जी से जो उम्मीद थी कि वो बटोगे कटोगा का नारा दिल्ली में फिर से वो उसी अंदाज में बोलेंगे, वैसा कुछ तो आया नहीं उधर से। उन्होंने बोला नहीं, दरअसल वो जो सभा थी उसमें नीचे लिखा हुआ था। पर देखिए, वो तो एक बार पहले भी हमारी चर्चा हुई थी कि बीजेपी की रणनीति यहाँ पर हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स करने की नहीं है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मिनी इंडिया है, और यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी की है। और यहाँ पर अपने आप ही कई सारे ढेर सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि सिविक इश्यूज़ हैं, जैसे कि बिजली का है, पानी का है, सफाई का मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे अपने आप सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि ये करना हो। लेकिन जब ये बात होती है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को हराने के लिए वोट देगा, तो बीजेपी का काम आसान हो जाता है, क्योंकि बीजेपी को इसमें कुछ नहीं करना होता है। फिर इसके बाद अपने आप काउंटर पोलराइजेशन होता है। जब ये बात बार बार सब लोग कहते हैं कि मुसलमान तो वही वोट देगा, उसी को देगा जो बीजेपी को हरा सके, तो फिर बीजेपी के लोग तो पूछेंगे ना, तो फिर इसका मतलब जो बीजेपी को जिताना चाहते हैं वो किसको वोट देंगे, वो तो बीजेपी को देंगे, या जो हिंदू है वो किसको वोट देंगे, वो बीजेपी को देंगे। तो ये अपने आप काम आसान कर देते हैं ये बोल करके। और दूसरा, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपने योगी से शुरुआत की, लेकिन उन्हीं योगी जी के उत्तर प्रदेश में अभी कुंदरकी का बाईपोल हुआ, आपने तो कई बार इसके बारे में बताया भी है। वो सीट जहाँ पर 60% से अधिक मुस्लिम है, शायद आप गिना रहे थे ना सीटें जहाँ पर कि मुस्लिम आबादी कितनी ज़्यादा है, कुंदरकी में 60% मुसलमान पॉपुलेशन है। सपा तो कह रही है फर्जीवाड़े से जीते। वो ठीक है, वो तो अपना आरोप लगाएंगे हारने के बाद, लेकिन जो परिस्थिति है, परिणाम है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। कुंदरकी में 60% से अधिक मुसलमान है, और जो बीजेपी का कैंडिडेट वो कितने लाख वोट से जीता, 1.25 लाख वोट से ज़्यादा जीता है वो। और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है उनको 25-27 हज़ार वोट मिले केवल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके अलावा, बीजेपी कैंडिडेट के अलावा बाकी सारे मुस्लिम कैंडिडेट थे, तो वोट बटे। तो ये जो बात कह रहे हैं कि ओबीसी ने अपने कैंडिडेट यहाँ पर खड़े किए हैं, कांग्रेस ने भी चुन करके 19 सीटों पर जाए, कह रहे हैं कि 5 से 6 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट जीतते हैं, वहाँ पर कांग्रेस ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। तो फिर वहाँ का मुसलमान किसको वोट देगा? अच्छा, कोई पैमाना तो उनके पास है नहीं, किसी के पास भी नहीं होता कि इस सीट पर कौन जीत रहा है। आप हवा की बात कर सकते हैं, आपस में बातचीत करके कर सकते हैं कि यहाँ से अच्छा ये जीत रहा है, हम इसको दे दें, लेकिन किसी को ये तो पता नहीं कि जीतने वाला कौन है, इसीलिए वोट बंटते हैं। और जब वोट बंटते हैं तो फिर वो होता है जो कि मैंने बताया आपको यूपी की बाई इलेक्शन में हुआ। संजय सर, बार बार बीजेपी पे आरोप लगता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन टिकट देते समय वो दिखाई नहीं पड़ता। दिल्ली में तो एक भी टिकट दिया नहीं बीजेपी ने। हमें एक चीज़ समझ में नहीं आता, ये आरोप लगता है। हाँ, ये रेट्रिकल क्वेश्चन हो गया है कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है, इसलिए बीजेपी एंटी मुस्लिम है, और सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास ये खोखला नारा है। टिकट आप चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। प्रेमाइस से जितने लोग बैठे हुए हैं, शुरुआत ही यहीं से हुई कि बीजेपी को हराना ही ये मुस्लिम मतदाता सोचता है। आपके घर में ही अगर, मतलब मैं आपके घर जाऊंगा और आपके सारे घर वाले मेरे खिलाफ हैं खाना देने के, तो मैं फिर आपके घर क्यों जाऊं? तो एक चीज़ है, प्रियदर्शन जी ने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम को पहचान का संकट खड़ा हो गया। अब पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ मेरी समझ के बाहर है। उन्होंने ये भी बताया कि मुस्लिम को डीएनए पता है बीजेपी का, आरएसएस की स्थापना क्यों हुई, दंगों की कहानी याद है, और उन्हें अब का भी बहुत सारा चीज़ याद है। वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, किसी और समय इसी विषय पर डिबेट करेंगे। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा वक्तव्य है कि उनको डीएनए पता है।
तो ये सब जो आपने कहा पहले तो यही फर्जी हो जाता है अगर ये है। मेरी समस्या ये है कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है, किसी भी आप चले जाइए वर्ग में, कहीं किसी के साथ ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है किसी मुस्लिम के साथ, मुस्लिम फैमिली के साथ? अगर है तो मतलब आप उसका किसी तरह से वो तथ्य सामने आए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आगे बढ़ने के तमाम रास्ते, लेकिन नाराज़गी यह है कि इसको नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप अपीजमेंट सालों चलता रहा तो AIMI मतलब सेकुलर ब्रिगेड में है, बीजेपी के साथ जो है वो कम्युनल हो गया। धीरे धीरे इसका नतीजा क्या हुआ, जो बात अखिलेश कह रहे थे, सेकुलर कम्युनल डिबेट जो है वो गायब हो गया। क्योंकि आपको लगा कि जब हम सेकुलर कम्युनल कहते हैं तो हमें नुकसान होता है। बिहार में लालू जी सेकुलर कम्युनल बोलना छोड़ दिए, यूपी में मुलायम सिंह अपने टाइम में सेकुलर कम्युनल बोलना छोड़ दिए। तो बहरहाल मतलब वो एक अलग चर्चा का विषय है। दूसरी चीज़ है कि मुस्लिम मतदाताओं का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो कहीं भी किसी भी एक पार्टी के साथ वो उनको टेंटर हुक पे रखते हैं हमेशा। आप देख लीजिए स्टेट दर स्टेट, पार्टी दर पार्टी, आप देख लीजिए कि उसको कंफर्ट जोन में हमेशा के लिए नहीं जाने देते कि मतलब हम आपके हो गए हैं। जो सपा बसपा की उन्होंने बात कही थी, बसपा को सपा को थोड़ा उन्होंने झटका दिया था उसके पहले वाला चुनाव में, जब 5 सीटें 10 सीटें उन्होंने बसपा को दे दी और सो मत सो की मतलब इमरान मसूद को हरा दिया था उन्होंने, बसपा के कैंडिडेट ने वहाँ पे इमरान मसूद को हटा दिया। बच गई बात जब दिल्ली की आती है तो दिल्ली की मतलब यहाँ एक सिचुएशन है कि अगर कांग्रेस ने जहाँ कैंडिडेट खड़े किए, पूरी झगड़ा कांग्रेस जो आगे बढ़ रही थी और उसके बाद अजय माकन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया और वो तमाम सपा ने सपोर्ट कर दिया, हमें मतलब ममता ने कर दिया, हमें शिवसेना UBT ने कर दिया, वो कहानी वहीं से शुरू हुई कि मुस्लिम क्षेत्र में उन्होंने अच्छे कैंडिडेट दिए। अब ये अलग बात है कि मान लीजिए चुनाव अगर होता है और बाद में कोई और राहुल ने पहली रैली भी सीलमपुर में ही की। देखिए राहुल ने कहा कि वो नहीं आए थे लेकिन हम रहेंगे खड़े। ठीक है, वो भी नहीं गए थे, वो भी नहीं गए थे, लेकिन कांग्रेस हाँ as a party की इंटरेस्टिंग बात। वो एक पोस्चरिंग है, वो एक इंटरेस्टिंग पोस्चरिंग है। इसलिए मैं ये कि कांग्रेस उन इलाकों में अगर अच्छा करती है तो मान लीजिए कि वैसे ये 7 सीट हुए, उसके बाद के इलाके का क्या होगा। तो जो अगर अखिलेश जो चीज़ कह रहे थे कि काउंटर पोलराइजेशन अगर होता है अग्रेसिव तौर पे, जैसे आपने ये सिनेमा का जिक्र किया जिसको लेकर के कि कांग्रेस चली गई, वहाँ आपसे क्योंकि उसके टीजर्स आ गए हैं तो वहाँ आपसे वो एक कदम आगे बढ़ करके वो जा रही है कि देखो ये आया है और हम रोकने के लिए जा रहे हैं। तो वो जो प्रतिस्पर्धा है वो वहाँ पे फिर आकर के खड़ी हो जाती है। तो वो इंटरेस्टिंग एक फैक्टर होगा जो अनफोल्ड करेगा आगे। सुमित सर, आप सीधे फील्ड से आ रहे हैं और आप मुझे पता है उन विधानसभाओं में गए जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी संख्या में है। ये तो हमने बहुत सारी एकेडमिक चर्चा भी कर ली, मुसलमानों के मुद्दे भी कर लिए, धर्मनिरपेक्षता और हिंदू राष्ट्र सब आ गया। जमीन पे क्या है वो बताइए। ज़मीन पे क्या है, 1-2 दिन घूमने से आसान नहीं है इस बात को तय कर पाना, लेकिन जो बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं, हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत निकलूं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला तो ये कि बीजेपी को अगर ये चुनाव जीतना है, अगर उसको 35+ विधायक चाहिए तो उसको मुस्लिम बहुल इलाकों में ठीक करना होगा, क्योंकि आप मुस्लिम सेंट्रिक डिबेट कर रहे हैं, मुसलमान किसके साथ आपका टॉपिक है आज का, तो उन इलाकों में बीजेपी को अच्छा करना होगा। बीजेपी कैसे अच्छा करेगी, लोगों को हरा के करेगी या अपनी परफॉर्मेंस को सुधार के करेगी, ये एक इंटरेस्टिंग वो होगा। मैं मुस्लिम बहुल इलाके की बात ये नहीं कर रहा हूँ कि हर मुसलमान को अपने साथ लेके आए, लेकिन उस इलाके में क्या बीजेपी अपना वोट बढ़ाती है, क्या अपनी पैठ बनाती है, पहली बात तो ये अगर बीजेपी मुसलमानों की बात की जाए। और जहाँ तक रही कि दिल्ली का मुसलमान किसके साथ है, जो जीत रहा होगा दिल्ली का मुसलमान उसके साथ है। इसी एक लाइन का जवाब ये है। कुछ सीटों पर, कुछ इक्का दुक्का सीटों पर कांग्रेस ठीक ठाक लड़ रही है। बाकी लोग जो कह रहे थे कि जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ है, आप कह रहे हैं जो जीत रहा है उसके साथ, मतलब वही बात है। आप कान ऐसे पकड़ो कान वैसे पकड़ो, मतलब जो जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर दोनों मुसलमान खड़े हैं, कांग्रेस और आपका, और बीजेपी का तो जाहिर मुसलमान नहीं होगा, तो ऐसे में उन दोनों में से जिसके पास भी लीड होगी उस इलाके का मुसलमान ज़्यादातर जगह पे वहाँ जा सकता है
और वो अपना वोट वेस्ट नहीं करेगा, ये बात तय है। तो इस इक्वेशन के साथ ये इन्फ्रेंस मैं निकालता हूँ पूरे डिस्क्लेमर के साथ, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादातर जगहों पर नहीं जीत रही है, तो उसके पास विकल्प बचेगा नहीं कहीं और जाने का, तो वो आम आदमी पार्टी के पास वो चला जाएगा। इक्का दुक्का सीटें हो सकती है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, पर वोट परसेंटेज से विधानसभा में सरकारें नहीं बनती हैं। आप सरकार बनाना हो तो विधायक लेके आने पड़ते हैं। मैं सीलमपुर से आ रहा हूँ। सीलन बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है सीलमपुर। कांग्रेस के मतीन अहमद चौधरी वहाँ से 3 बार के विधायक रहे। मतीन ने अब साइड स्विच कर ली है, उनके बेटे ज़ुबैर चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। ज़ुबैर की पत्नी आम आदमी पार्टी की काउंसलर हैं उसी इलाके में एक वार्ड पे, और जो आपके सिटिंग विधायक थे वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। उस सीट पर, मैं स्पेसिफिकली सीलमपुर की बात कर रहा हूँ, उस सीट पर विधायक के लिए ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। और एक बार तो लगता है कि आम आदमी पार्टी ने विधायक बदल के बिल्कुल ठीक काम किया। अगर उसी व्यक्ति को लड़ाते तो विधायक कांग्रेस जो मार्जिन था, करीब 40 से 50 हज़ार वोट का मार्जिन था सीलमपुर पे, वो मतलब वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो एक तरीके से लगता है कि वो सीट पर उसको बदल के आम आदमी पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली ठीक किया। कांग्रेस ने गलत कैंडिडेट मतलब ले लिया उधार का। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं एक लाइन की यात्रा पे मैं कुछ कह दूंगा, लोग बाग निकाल के ट्रोल कर देंगे। क्योंकि एक दिन में जाते हो, 2 दिन से मिलते हो लोगों से, आप कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,70,000 वोट है। मैं दिन भर में घूमने के बाद ये 70-80 लोगों से मिला हूँगा, और ये 70-80 को एक्स्ट्रापोलेट करके आप 1,70,000 पे ले जाओ तो वो अति होगी। कैंडिडेट गलत कर दिया या नहीं कर दिया मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर फीलिंग हुआ कि उस व्यक्ति के लिए वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी थी। कांग्रेस के पास क्या विकल्प थे उस सीट पे मुझे नहीं पता। इनके अलावा किसको टिकट दे सकते थे, शादाब ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन एक और जो यहाँ से आपके विधायक थे इशाहक, जिनका नाम पेट नेम भूरे खान के नाम से फेमस है, उनको कांग्रेस ने बगल की सीट से टिकट दे दिया है। वो पहले आपके विधायक थे 15 में, 2015 में। वो अब उनको बगल की सीट से टिकट दे दिया है। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि अगर उनको यहाँ से लड़ा देते, क्योंकि सीट पर वो विधायक रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, तो उनके ज़्यादा बेहतर चांस होते, क्योंकि उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो निकल चुकी है। वो पहला चुनाव उनको बदल के हो चुका है, तो वो लोगों पब्लिक उनको भूल गई है। तो ऐसी जो स्ट्रेटजिकली स्टेप्स हैं। पर एक चीज़ मैं आखिर में कहूँगा, उसके बाद माइक आपको देता हूँ, मतलब जवाब समाप्त करता हूँ, कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, जितनी भी विधानसभाओं में गया, जो कुछ लोकसभा में घूम रहा हूँ, वो सीट टू सीट चुनाव हो रहा है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता है कि ये 50 सीटें आ रही हैं, 60 सीटें आ रही हैं, 70 सीटें आ रही हैं। वैसा चुनाव कम से कम मुझे तो नहीं लगा। आपके कहने का मतलब 2-4 विधानसभा घूम के किसी को आइडिया नहीं होगा, क्योंकि हर विधानसभा का अपना यूनिक। हाँ बिल्कुल, और कैंडिडेट के लिए बहुत कुछ है। तो सर इससे एक मतलब ये भी निकलता है कि केजरीवाल फैक्टर, जो केजरीवाल के चेहरे पे या केजरीवाल का चेहरा बनता है, वो उनके फ्रीबीज से बनता है, वो मतलब इस बार उस ढंग से काम नहीं कर रहा। कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने उस दिन भी बात कही थी आपको पिछली चर्चा में कि फ्रीबीज लोगों को अच्छी लग रही हैं, पर फ्रीबीज काफ़ी नहीं है। लोगों को अब दिखाई दे रहा है कि काम नहीं हुआ। लोगों को दिख रहा है कि हमारे अस्पतालों में कुत्ते घूम रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में। लोगों को दिख रहा है कि गंदगी है। लोगों को दिख रहा है कि विधायक के पास जाओ तो विधायक काम नहीं कर रहा है। इस तरह की बात बहुत वोकली सुनाई दे रही है, जो 15 में और 20 में नहीं सुनाई दी थी। कोई आखिरी टिप्पणी किसी को करनी है? कुछ नहीं, मुझे ये लगता है कि ये जो बात सुमित कह रहे हैं, फील्ड में घूम कर आए हैं, तो इसमें वही मुद्दे हैं जो शुरुआत में मैंने कहा कि विकास से संबंधित मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, सफाई, ये सारे मुद्दे जो ज़्यादा लोगों के दिमाग पे हावी है। तो इसलिए इसमें जो रिलीजन वाला फैक्टर है वो उतना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि अगर आप बीजेपी की बात करोगे तो बीजेपी ये मान के चलती कि 70 में से उसकी जो गिनती है वो तो 20 माइनस करके ही होती है शुरू। उसको बाकी 50 में ही अपना जो मैक्सिमम करना है परफॉर्मेंस वो करना है। तो बीजेपी का कैलकुलेशन वही रहता है। लेकिन इसमें एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सुनने में आपको मतलब इस पर कोई आर्गूमेंट, काउंटर आर्गूमेंट भी कर सकता है, लेकिन जब विकास होता है तो देश का लोकतंत्र इस तरह का है और हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि विकास में डिस्क्रिमिनेशन करने का कहीं चांस ही नहीं है। ये नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए किसी पीएम आवास योजना के तहत अगर मकान बन रहा है तो वो हिंदू का मकान बनेगा और मुसलमान का मकान नहीं बनेगा। वो जब मकान बने जाएगा तो सबका मकान बनेगा। जब मेट्रो जाती है, जैसे मान लीजिए RRTS जा रही है, तो मेरठ में अभी बढ़ रही है और आगे तक जाएगी, तो जिस इलाके में जा रही है वहाँ पे वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वो बनने से वहाँ पर जो घरों की कीमतें हैं वो उनकी भी बढ़ रही है। तो यानी विकास की जो
सकारात्मक असर होना है वो समान रूप से वितरित होता है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश के लोकतंत्र का कि हम हिंदू मुसलमान के खांचे में बांट करके लोगों को बात करते हैं, क्योंकि जब तक मुसलमान का भी विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक सोच है, शायद आज नहीं होगा क्योंकि देश का जो गठन हुआ है वो विभाजन के आधार पे हुआ, धार्मिक आधार पे विभाजन हुआ। चुनावों में परिणाम के बाद कई बार जब वोट जिहाद का जिक्र होता है, मतलब इशारा होता है कि भाई मुसलमानों की वजह से हम हार गए, या कई बार नेता कोसते हैं कि भाई हमने काम किया तब भी हमें वोट नहीं दे रहे हैं, तो क्या ही इनके लिए काम करना है। ये सब बातें, इस तरह के बयान भी आते हैं। दोनों तरफ से होता है ना ये। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, मैं एक तरफ की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं दोनों तरफ की बात कह रहा हूँ कि आज शायद ये इतनी मैच्योरिटी नहीं है, हमारा लोकतंत्र भी उतना परिपक्व नहीं हुआ। आज नहीं तो आज से 20 साल बाद हो सकता है, 25 साल बाद, 50 साल बाद हो, लेकिन जब सब देश के बारे में सोचेंगे तब एक अलग तस्वीर बन के आएगी। मेरा सिर्फ इतना है। सुमित कुछ नहीं, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैं सीलमपुर में घूमा, फॉर एग्जांपल की बात है, आपकी बात जो कह रहे हैं ना उससे मैं 100% सहमत हूँ। विकास होगा तो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि एक 4 आदमी को मिला और 4 को छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो जब घर बन रहे हैं तो सबके लिए बन रहा है, सड़क बन रही है तो सबके लिए बन रही है। उसका बिल्कुल बिल्कुल 360 डिग्री पर अगर आप सोचेंगे ना कि अगर ये सड़क गंदी है तो सबके लिए गंदी है, अगर ये सड़क पर कचरा है सबके लिए कचरा है, सड़क पर गड्ढा है तो सबके लिए गड्ढा है। तो मुस्लिम इलाकों में भी, मैं स्पेसिफिकली मुस्लिम बोल रहा हूँ सीलमपुर से क्योंकि मैं आ रहा हूँ, सड़कों पे सीवर बह रहा है। हम दिल्ली में रह रहे हैं, राजधानी है ये, हिंदुस्तान की सबसे सरप्लस स्टेट हम कहते हैं, यहाँ पे हर चीज़ की जाती है। आप वो तस्वीरें देखेंगे ना तो आप हतप्रभ रह जाएंगे कि दिल्ली में ऐसे लोग रहते हैं। इतनी मतलब नाली, दिल्ली का एक चेहरा वो भी है, मतलब बदबू आ रही है, मतलब उस ठीक घर के सामने, जैसे मेरे घर की देहरी है और यहाँ पे नाली है, उसमें मतलब मल पड़ा हुआ है। और आज से नहीं है, 4-4, 5-5 महीनों से लोग शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही कैमरा देखा, एनडीटीवी का माइक देखा, ऐसी महिलाएं घर से बाहर निकल के आई, एक इस बालकनी से, एक उस बालकनी से, एक वहाँ से चिल्ला रही है, भैया आज से नहीं है, 4 महीने से कब से बोल रहे हैं कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो वो जो गुस्सा है वो भी पर्कुलेट होता है सोसाइटी में, वो दिखाई देता है। तो अगर आपको लोगों का जनमानस को अपने साथ रखना है तो काम करना पड़ेगा। पब्लिक आपका आंसर चाहती है। शायद यही वजह है कि केजरीवाल साहब ने भी कुछ गलतियां अपनी मानी है, कि खासकर 3 उन्होंने मुद्दों का जिक्र किया कि ये काम हम नहीं कर पाए। यमुना वाला मुद्दा उन्होंने माना, और सड़कों का भी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सीवर में लीकेज की शिकायतें भी आ रही है, जिसको हम अगली सरकार आने पर सही कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।